ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही श्रेया की आवाज सबके कानों पर पड़ी, सब लोग शौक होकर श्रेया की ओर देखने लगे। अपनी बात कहने के बाद श्रेया अपनी जगह से उठी और धीमे कदमों से रोहित और सिद्धार्थ गुलेरिया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। रोहित ने जब ध्यान से श्रेया की ओर देखा तो श्रेया की आंखें काफी अजीब लग रही थी। श्रेया की आंखें एक जगह पर स्थिर नहीं थी। वो कभी जमीन की ओर देखती तो कभी दाएं बाएं देखती। रोहित ने श्रेया को कभी इस तरह से अजीब हरकत करते हुए पहले कभी नहीं देखा था। रोहित के बिल्कुल पास आकर श्रेया ने कहा, आकाश ने जो सपना देखा है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं नहीं चाहती कि आकाश का सपना किसी के कंधों पर बोझ बनकर इस दुनिया में रहे। आकाश की हर जिम्मेदारी मेरी है और आकाश का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। आसपास खड़े लोग श्रेया की बात ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। करण गुलेरिया काफी हैरान होकर श्रेया की हर बात सुन रहे थे। सिद्धार्थ, जो श्रेया की बात से काफी शॉक्ड नजर आ रहा था, उसने बिल्कुल धीमी और दबी हुई आवाज में श्रेया से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो श्रेया? देखो, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा दुख हम सबसे कई ज्यादा बड़ा है, मगर यकीन मानो कि आकाश को खोने का दुख हमारे दिलों में भी नासूर बनकर बैठा है और आकाश की हर जिम्मेदारी अब एक परिवार होने के नाते हम सबको शेयर करनी होगी। और परिवार का बड़ा भी होने के नाते अब मेरा ये फर्ज बनता है कि आकाश के अधूरे सपने को मैं पूरा करूं। छोटा भी होने के बावजूद आकाश ने आज तक परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी और शायद कहीं न कहीं इतने बड़े बोझ की वजह से ही आकाश। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात आगे बढ़ाता, सिद्धार्थ ने अचानक ही अपनी आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिया। नंदिनी बड़ी ही हैरानी से सिद्धार्थ के इस बर्ताव को देख रही थी। बाहर वालों के लिए ये कहना बहुत ही मुश्किल था कि सिद्धार्थ के आंसू असली थे या नकली, मगर नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि सिद्धार्थ हर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता था। इस तरह से अचानक आंसू बहाना सिद्धार्थ की फितरत में नहीं था। नंदिनी पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी अपने पति की हर हरकत को, और अब तक नंदिनी जान चुकी थी कि हो न हो सिद्धार्थ आकाश की पोजीशन और पावर पाने के लिए यह सब कुछ कर रहा था। नंदिनी को अपने पति की हरकतों पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर वो जानती थी कि वो चाह कर भी अपने पति को रोक नहीं सकती थी। सिद्धार्थ को इस तरह रोता हुआ देखकर श्रेया ने दबी हुई और भारी आवाज में कहा, आंसू बहाना बंद कीजिए भैया। आकाश ने कभी नहीं चाहा था कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों में कभी आंसू बहे। आप तो जिम्मेदारी उठाने से पहले ही अपना फर्ज चूक गए। श्रेया की ऐसी तीखी बात सुनते ही सिद्धार्थ चौंक गया और बड़ी बड़ी आंखों से श्रेया की ओर देखने लगा। श्रेया की आंखें लाल लाल हो गई थी और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। श्रेया यहाँ वहाँ देखकर कहने लगी, आकाश ने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, वो चाहे परिवार का मामला हो या बिजनेस का। परिवार के लोगों को खुश देखना आकाश की ख्वाहिश थी और उसने अपनी ख्वाहिश को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया था, और आज से वो जिम्मेदारी मेरी होगी। और रहा सवाल बिजनेस का, आकाश ने हमेशा से सपना देखा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देश की टॉप इंडस्ट्रीज बने। उसने अपने इस सपने को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर बखूबी निभाया और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया। ये कहने के बाद श्रेया ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, और अब आकाश की इस जिम्मेदारी को भी मैं अपने कंधे पर उठाऊंगी। जो सपना आकाश ने अपनी मेहनत और काबिलियत से पूरा किया था, उस सपने को अब मैं आगे बढ़ाऊंगी। रोहित की ओर देखते हुए श्रेया की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया उसकी तरफ इस तरह से क्यों देख रही थी। करण जान चुके थे कि सिचुएशन काफी एक्वार्ड हो चुकी थी। करण ये भी जानते थे कि आकाश की मौत के बाद श्रेया का दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता था। रोहित के दिल में गुलेरिया परिवार के लिए गलतफहमी ना हो, इसलिए सिचुएशन को संभालने के लिए करण ने रोहित से कहा, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से कंपनी की प्रेसिडेंटशिप अब हमें श्रेया को ही दे देनी चाहिए, एंड आई एम श्योर रोहित की उसे अगर किसी बात की जरूरत हो या उसे किसी मदद की जरूरत हो तो तुम जरूर ऐसे वक्त में श्रेया की मदद करोगे। इससे पहले कि करण की इस बात का रोहित कुछ जवाब दे पाता,
श्रेया ने फिर से अपनी आंखों में गुस्सा और जुनून लिए रोहित की ओर देखकर कहा, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। जैसे ही श्रेया ने ये बात कही, रोहित फिर से हैरान होकर श्रेया को देखता रहा। श्रेया की आंखों में रोहित के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और अब उसकी आंखों के रिएक्शन किसी से छुप नहीं रहे थे। रोहित के बिल्कुल पास खड़ी आयशा मारवा और व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ को भी अब श्रेया की बात काफी अजीब लगने लगी थी। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नंबर 1 पर बनाए रखने की जिम्मेदारी आज से मेरी है और आज से मुझे मेरी जिम्मेदारियों से और मेरे लक्ष्यों से कोई दूर नहीं कर सकता। श्रेया की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित की ओर देखकर उसे किसी तरह की चेतावनी दे रही थी। रोहित के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित पहले से काफी सारी चीजों से परेशान था, मगर इस वक्त रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया ऐसे नाजुक वक्त में उसके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। कई दिनों से खुद रोहित ने मारवा इंडस्ट्रीज के बिजनेस के बारे में कोई खबर नहीं पूछी थी। चिराग मेहता भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित को इस वक्त बिजनेस की बातों से डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए चिराग ने भी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर रोहित को बिजनेस की बातों से और बिजनेस से बिल्कुल दूर रखा था। श्रेया कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर घूर घूर कर देखती रही। जब नंदिनी ने श्रेया को अजीब तरह की बिहेव करते हुए देखा तो नंदिनी श्रेया के पास आकर कहने लगी, श्रेया, आकाश की जिम्मेदारियां तुमने अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की है। इस बात को लेकर हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कहने के बाद श्रेया के कंधों पर हाथ रखा, श्रेया ने जोर से नंदिनी के हाथों को अपने कंधों से झटक दिया। श्रेया की इस बर्ताव को देखकर करण, गुलेरिया और वहां खड़े बाकी सब लोग बिल्कुल शॉक हो गए थे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। श्रेया बस घूर घूर कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। करण ने श्रेया के पास आकर कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अनिका की भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है रोहित को अनिका के साथ रहना चाहिए। ये कहने के बाद करण ने श्रेया का हाथ पकड़ा और श्रेया को मारवा हाउस की बाहर ले जाने लगे। श्रेया बस पलटकर रोहित की ओर देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया आंखों ही आंखों में रोहित से कई सारे सवाल पूछ रही थी, मगर न तो रोहित उन सवालों को समझ पा रहा था और न ही रोहित ये समझ पा रहा था कि आखिर श्रेया उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। करण और श्रेया के साथ साथ सिद्धार्थ और नंदिनी भी अपना सर झुकाकर मारवा हाउस से चले गए। मारवा हाउस से निकलने के बाद श्रेया, करण, सिद्धार्थ और नंदिनी तीनों एक बड़ी सी वैन में बैठकर ड्राइवर के साथ गुलेरिया हाउस वापस जाने लगे। वैन में बैठने के बाद काफी देर तक वैन में खामोशी छाई रही। करण समझ नहीं पा रहे थे कि श्रेया की इन हरकतों को कैसे रोका जाए। वो श्रेया की मानसिक कंडीशन अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। आकाश को खोने का जो आघात श्रेया के मन पर लगा था, उसी की वजह से श्रेया इस तरह की बिहेव कर रही थी। ये बात भी सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, मगर करण ये भी जानते थे कि श्रेया को बिजनेस चलाने का कोई अनुभव नहीं था और इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को चलाने के लिए न सिर्फ अनुभव बल्कि थोड़ी बहुत पॉलिटिकल नॉलेज और दूरअंदेशी की भी जरूरत होती है। और करण ने आज तक श्रेया को एक मासूम परी के रूप में देखा था, जिसे दुनिया में चलती आ रही पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया ने अपने बचपन में और जवानी के दहलीज पर कदम रखने के बाद बहुत सारे दुख झेले थे और बहुत सारी तकलीफें भी झेली थी, मगर मन ही मन श्रेया एक निर्दोष गुड़िया थी, जिसे जाल में फंसाकर उसका इमोशनल बेनिफिट उठाना बहुत आसान था। श्रेया की सौतेली माँ और सौतेले परिवार ने श्रेया के साथ बुरा किया था। श्रेया की सगी बहन होने के दावा कर रही नताशा ने भी श्रेया का प्यार और श्रेया की बच्ची पिंकी को श्रेया से छीन लिया था। उस वक्त न तो श्रेया अपने साथ हुई जातियों को समझ पाई और न ही उनका डटकर मुकाबला कर पाई। अगर किस्मत और अनिका ने श्रेया का साथ न दिया होता तो शायद आज भी आकाश और श्रेया एक नहीं हुए होते। श्रेया ने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी तकलीफें सही थी, वो एक के बाद एक करण के आंखों के सामने आने लगी, मगर करण ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया को एक दिन हमेशा हमेशा के लिए आकाश से जुदाई का दुख सहना होगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद, मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण ने श्रेया की ओर देखकर कहा, देखो श्रेया, हम सब इस वक्त तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। कंपनी की बागडोर तुम अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो, इस बात में मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, मगर जहाँ तक कंपनी की प्रेसिडेंटशिप का सवाल है,
एक्सपीरियंस का होना भी बेहद ज़रूरी है। करण की बात सुनने के बाद श्रेया बिल्कुल खामोश रही और खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर तक जब श्रेया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो करण अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहे, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये नहीं कर सकती, मगर जरा सोचो, आकाश ने इतनी मेहनत से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, अगर वो मेरी या तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से नाकाम हो जाता है तो हम सबको कितना दुख होगा। करण की बात सुनने के बावजूद श्रेया काफी वक्त तक खामोश रही। श्रेया बस खिड़की से बाहर देखती रही। श्रेया की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की आंखें पहले से अब ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। श्रेया बस फटी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखती रही। कुछ देर बाद अचानक करण के कानों पर श्रेया की धीमी मगर सख्त आवाज पड़ी। श्रेया ने करण से कहा, पापा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको किस बात की फिक्र हो रही है। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ज़्यादा मेरी फिक्र हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया का सामना करने का मुझ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस दुनिया के बदलते चेहरे को पहचानना शायद मेरे बस की बात नहीं है। श्रेया की ये बात सुनकर अचानक करण चौंक कर श्रेया की ओर देखने लगे। श्रेया ने इस बार करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि ये दुनिया बस हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहती है। अगर कामयाब बनना है तो हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि कोई हमसे हमारी चहेती चीज छीन न ले। और आज से मुझे भी यही करना है। हर उस इंसान से बचकर रहना है जो मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। मेरे पेट में पल रहे आकाश के होने वाले बच्चे और पिंकी के अधिकारों को कोई छीन न ले, मुझे इसका मरते दम तक ख्याल रखना है। और फिर बस कुछ ही सालों की तो बात है, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने आकाश के पास चली जाऊंगी। श्रेया की आंखों में बौखलाहट देकर करण के मन में श्रेया के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। सिद्धार्थ भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि अब श्रेया के फैसले को पलटना नामुमकिन हो गया था और करण भी श्रेया के फैसले को समर्थन देने वाले थे। वैन में नंदिनी के बगल में बैठा सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देखकर अपने होठ चबाने लगा। सिद्धार्थ जोर जोर से अपनी टांगे भी हिला रहा था। फिर अचानक ही सिद्धार्थ ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन में कुछ टाइप करने लगा। नंदिनी ने जब देखा कि सिद्धार्थ अपने मोबाइल में क्या टाइप कर रहा था तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि सिद्धार्थ ने एक अननोन नंबर पर एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। सिद्धार्थ ने जब अननोन नंबर पर मैसेज भेजा तो नंदिनी दंग रह गई। नंदिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ कौन सी प्लानिंग की बात कर रहा था और उसने जिसे मैसेज भेजा था वो कौन था। मन ही मन सिद्धार्थ की पत्नी नंदिनी का शक बढ़ता ही जा रहा था। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा था और वो किस तरह की प्लानिंग की बात कर रहा था। क्या आकाश के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना सिद्धार्थ के किसी भी प्लानिंग का हिस्सा था? और अगर ये उसकी प्लानिंग थी तो आखिर वो प्लानिंग क्या थी? सिद्धार्थ अपने ही टेंशन में यहाँ वहाँ देखकर अपने होंठ चबा रहा था और अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। सिद्धार्थ को ये एहसास नहीं हुआ था कि नंदिनी ने उसे मैसेज टाइप करते हुए देख लिया था और उसने मैसेज में क्या टाइप किया था वो भी नंदिनी ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। नंदिनी हैरान होकर अपने पति की ओर देखती रही। इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान सामने की सीट पर बैठे करण ने अपना सिर झुका लिया था। अचानक करण के परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी कि आज एक वक्त के सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन करण गुलेरिया को यह महसूस हो रहा था कि वो शायद दुनिया की सबसे कमजोर इंसान थे जो अपने परिवार को संभालने में असमर्थ थे। मगर मन ही मन करण ने यह भी तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो श्रेया की जिंदगी को इस तरह बिखरने नहीं देंगे। तीनों बच्चे राजलक्ष्मी के साथ अनिका को रिया के बेडरूम में ले गए। रिया के बेडरूम में पहुंचते ही अनिका ने देखा कि रिया का बेडरूम किसी गेमिंग जोन से कम नहीं था। हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और हर तरफ बड़े बड़े गेमिंग मशीन्स नजर आ रहे थे। राजलक्ष्मी, जिसने रिया का बेडरूम पहली बार देखा था, वो बेडरूम देखकर इतनी शॉक हो गई कि राजलक्ष्मी ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों गाल पर रख दिया और रिया से कहा, अरे रिया, मुझे पता नहीं था कि तुम बेडरूम में नहीं बल्कि डिज्नीलैंड में रहती हो। ये क्या है? ये कौन से एंगल से किसी बच्चे का बेडरूम नजर आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मॉल के गेमिंग जोन में आ गई हूँ। अनिका को इस वक्त रिया के बेडरूम से ज्यादा इस बात की हैरानी हो रही थी कि उसके सामने खड़े उसके फूल जैसे बच्चे जो उसे इतना प्यार करते थे
वो बच्चे उसे याद क्यों नहीं आ रहे थे। अनिका जब किडनैप होने के बाद घर लौटकर पहली बार होश में आई थी, तब से लेकर कुछ घंटे पहले तक अनिका काफी ज्यादा हैरान और परेशान थी। मगर वक्त जैसे जैसे बीतता गया, अनिका को जो भी था अंदाजा होने लगा था कि वो एक तरह से किसी बीमारी का शिकार थी और अब उस बीमारी से दूर होने के इंतजार के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक बड़े से वीडियो गेम के पास जाते हुए अलेक्जेंडर ने उस वीडियो गेम पर हाथ रखते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, क्या आप जानती हैं कि रिया को सबसे ज़्यादा पसंद है ये गेम, और आप सबसे ज़्यादा इरिटेट होती थी इस गेम से, क्योंकि इस गेम से बार बार मशीन गन और बॉम्ब ब्लास्ट जैसी आवाज़ें आती रहती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती थी, और इसीलिए ये गेम खेलने पर आप रिया को सबसे ज़्यादा डांट लगाती थी। अलेक्जेंडर को कंप्लेन करते हुआ देखकर रिया ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानती हैं कि मैं आपकी सबसे फेवरेट हूँ, क्योंकि हम तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा आपकी बात मैं ही मानती हूँ। जैसे ही रिया ने अनिका से यह बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन ये कह रहे थे कि उनकी बहन मम्मा की इस कंडीशन का फायदा उठाकर भी मम्मा की नज़रों में अपने लिए एक स्पेशल जगह बनाना चाहती थी। प्यारी सी रिया को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए अनिका ने रिया के कंधे पर प्यार से अपना हाथ फेरा। राजलक्ष्मी भी अनिका के रिएक्शन को अब बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रही थी। राजलक्ष्मी जानती थी कि बच्चे जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था। अनिका को इस तरह पुरानी बातें याद दिला दिला कर ही अपने अतीत से जोड़ा जा सकता था। इसके अलावा राजलक्ष्मी के पास अनिका के लिए और कोई ट्रीटमेंट का जरिया नहीं था। राजलक्ष्मी जानती थी कि कई बार अल्जाइमर के पेशेंट और ऐसे पेशेंट जो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुके होते थे, उन्हें अगर पुरानी बातें बार बार याद दिलाई जाए तो एक न एक दिन उनकी याददाश्त वापस आ सकती थी। हालांकि ऐसा हजारों पेशेंट में से एक के साथ होता था, मगर राजलक्ष्मी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि जो हजारों में से एक के साथ होता था वही अनिका के साथ हो जाए और अनिका फिर से पहले जैसी हो जाए। आर्यन और अलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मम्मा को अगर वो बार बार अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद दिलाए तो हो सकता था कि उनकी याददाश्त वापस आ सकती थी। इसलिए आर्यन ने अचानक ही अनिका का हाथ पकड़कर कहा, मॉम, आप यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ। आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे के कोने में रखी चेयर के पास ले गया। अनिका को चेयर पर बिठाने के बाद आर्यन दौड़कर कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन को इस तरह देखकर अलेक्जेंडर और रिया दोनों हैरान थे। रिया ने अपने कंधे हवा में लहराते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, क्या हुआ है आर्यन को? अलेक्जेंडर भी कुछ समझ गया था कि आर्यन क्या करना चाहता था, मगर जैसे ही आर्यन कमरे में वापस लौटा, अलेक्जेंडर ने देखा कि आर्यन के हाथों में एक फोटो एल्बम थी। अलेक्जेंडर ने जो सोचा था वही आर्यन ने किया था। आर्यन कुछ फोटो एल्बम को लेकर अनिका के पास आया और अनिका के बगल में बैठकर आर्यन ने एक बड़ा सा फोटो एल्बम अनिका की गोद में रखकर उसे खोल दिया। एक के बाद एक एल्बम के पन्ने पलट कर आर्यन अनिका को पुरानी तस्वीरें दिखाने लगा, जो वेकेशन पर जाते वक्त और अलग अलग ओकेजन पर खींची गई थी। अनिका हर तस्वीर को देखकर हैरान हो रही थी। हर तस्वीर में अनिका अपने बच्चों के साथ काफी खुश नजर आ रही थी। रोहित, अनिका और तीनों बच्चे अलग अलग तस्वीरों में काफी खूबसूरत फैमिली नजर आ रहे थे। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत फैमिली होने के बावजूद उसे अपने बच्चे, पति याद क्यों नहीं आ रहे थे। अनिका अपने आप को दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान समझ रही थी, जिसकी झोली में सब कुछ था, मगर फिर भी उसकी किस्मत पूरी तरह से खाली थी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि वो जिस दुनिया में थी उस दुनिया में उसका पुराना रिश्ता था, मगर वो दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई थी। हर पलटते पन्ने के साथ अनिका के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अनिका खुद नहीं जानती थी कि उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे। अनिका की आंखों से आंसू बहते हुए देखकर तीनों बच्चे और राजलक्ष्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो समझ चुके थे कि अनिका मन ही मन शायद अपने आप को कोसने लगी थी। अनिका एक के बाद एक फोटो एल्बम के पन्ने पलटती रही। हर पन्ने पलटते के साथ अनिका के चेहरे पर हैरानी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अनिका फिर से अपने दिमाग को जोर देकर दिमाग के अंदर कई छुपी हुई बातों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी।
अनिका के चेहरे पर फिर से अनिका की नसें दिखाई देने लगी थी। राजलक्ष्मी ने जैसे ही अनिका का चेहरा लाल होते हुए देखा, राजलक्ष्मी ने अपने बैग से फिर से दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट निकाली और अनिका के हाथों में थमा दी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका के हाथों में पानी का गिलास दिया। अनिका ने जैसे ही टैबलेट अपने गले से नीचे उतारी, कुछ ही सेकंड के अंदर अनिका के चेहरे पर फिर से राहत लौटने लगी। कुछ देर तक गहरी सांस लेने के बाद अनिका ने अपने तीनों बच्चों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, इस वक्त तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भी भूल चुकी हूँ, मगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम मेरे लिए और तुम्हारे लिए मैं क्या मायने रखती हूँ। अनिका को इस तरह बोलता हुआ देखकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी छा गई। जब से अनिका होश में आई थी तब से लेकर अब तक अनिका ने कभी इतनी लंबी बात नहीं कही थी। अनिका की यादाश्त खो जाने के बाद डॉक्टर सेठी ने राजलक्ष्मी से कहा भी था कि अनिका की यादाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। उसे न तो किसी का नाम याद है, न ही अपना नाम याद है, न ही लोगों के साथ रिश्ते याद है, मगर कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के सब कॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती है, जैसे कि भाषा, सांस लेने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका। ये सारी की सारी बातें इंसान के सब कॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होती है। ये सारी बातें यादाश्त के साथ चली नहीं जाती और शायद इसीलिए अनिका अभी भी अपनी भाषा बोल भी नहीं पाती थी और समझ भी नहीं पाती थी। अनिका को इस तरह बोलता हुआ देखकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अलेक्जेंडर अनिका के पास जाकर कहने लगा, मम्मा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखो, अगर आप हमारी लैंग्वेज समझ पा रही हैं, बोल पा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो जो बातें फीड हुई है उन्हें धीरे धीरे आपका माइंड कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। और हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं मम्मा, हम तीनों बच्चों को तो आपकी जान है, आपकी आत्मा है। हम जरूर आपको आज नहीं तो कल याद आ जाएंगे और एक बार हम याद आ गए तो हमें हमारी पुरानी मम्मा वापस मिल जाएगी। अलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही राजलक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, मेडिकल इंडस्ट्रीज को उनकी सबसे कामयाब और सबसे काबिल डॉक्टर भी वापस मिल जाएंगे। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चे मुस्कुराते हुए अनिका के गले मिले। तीनों बच्चों के गालों पर हाथ फेरते हुए अनिका भी मुस्कुराने लगी थी। दरवाजे के पास खड़ा रोहित ये सब कुछ देखकर काफी इमोशनल हो गया था। अनिका और बच्चों को गले लगाते हुए देखकर रोहित तालियां बजाता हुआ अंदर आया और अनिका की ओर देखकर कहने लगा, चलिए, बच्चों के साथ तो आपकी दोस्ती हो गई है, थोड़ी बहुत दोस्ती अपने पति के साथ भी कर लीजिए। यह कहते हुए रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अनिका की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं रोहित मारवा और मैं तुम्हारा पति हूँ। जैसे ही यह कहने के बाद रोहित ने अपना हाथ अनिका की ओर आगे बढ़ाया। अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित को देखते ही अनिका के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अनिका अचानक गुमसुम होकर तीनों बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चे अनिका का रिएक्शन देखकर यह नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक अनिका को क्या हो गया था। अनिका के चेहरे पर घबराहट देखकर आर्यन अनिका के पास गया और अनिका के कानों के पास आकर कहने लगा, मॉम, ये डैड है, क्या आप डैड को हेलो नहीं कहेंगे? आर्यन की ओर हैरानी से देखते हुए अनिका ने धीमी आवाज में कहा, डैड? अनिका की हैरानी देखते हुए रिया ने अनिका का चेहरा अपनी ओर घुमाकर कहा, हाँ डैड, हर बच्चे के दो पेरेंट्स होते हैं, एक होती है मम्मा और दूसरे होते हैं डैड। आप हमारी मम्मा हैं और यह हमारे डैड हैं। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए नन्ही सी रिया ने आगे कहा, हाँ, वैसे अभी ये सारी बातें समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हम भी जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे तब हम नहीं समझ पाते थे कि हर एक बच्चे के दो पेरेंट्स क्यों होते हैं, मगर धीरे धीरे हमें सब समझ में आ गया। नन्ही सी रिया की ऐसी बात सुनकर दोनों भाइयों ने अपने पापा के सामने अपना सिर झुका लिया। रोहित का अपनी ओर बढ़ा हुआ हाथ देखकर अनिका के चेहरे से घबराहट कम नहीं हो रही थी। तभी रोहित ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अनिका से कहा, क्या हुआ है अनिका? देखो, घबराओ मत। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूँ, मगर जिस तरह तुम बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही हो उसी तरह मुझसे भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर अभी भी अनिका के चेहरे से घबराहट कम नहीं हो रही थी। अनिका की जेहन में बार बार एक ही बात घूम रही थी,
श्रेया ने हॉस्पिटल में आने के बाद अनिका से साफ साफ कहा था कि रोहित इज अ मर्डरर। जो बात अनिका के दिमाग में बार बार घूम रही थी अचानक ही उसकी जुबान पर आ गई। रोहित की ओर हैरानी से देख रही अनिका ने अचानक ही कहा, रोहित इज अ मर्डरर। अनिका भले ही अपनी बात धीमी आवाज में कही थी, मगर अनिका की बात रिया के बेडरूम में चारों ओर गूंजने लगी थी। अचानक ही जब अनिका के मुंह से वहां खड़े सभी लोगों ने ये बात सुनी, सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों बच्चे काफी हैरानी से अनिका की ओर देख रहे थे। तभी रिया ने अनिका के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? यह हमारे डैड हैं, आपके हस्बैंड। हालांकि शुरुआत में आप इनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, मगर यह शुरुआत से आपको बहुत प्यार करते थे। फिर धीरे धीरे इनका प्यार देखकर आप भी इनसे बहुत प्यार करने लगी। फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि आप दोनों को प्यार हुआ उससे पहले ही हम तीनों जन्म ले चुके थे। रिया की बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी। खुद राजलक्ष्मी रिया की बातें सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। अनिका के चेहरे पर रिया की बात सुनकर हैरानी बढ़ गई थी। तभी रिया ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे अरे, ये सब बातें आप अभी नहीं समझेंगे। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना, तब आप ये सारी बातें समझ लेना। फिलहाल ये सारी बातें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों जानते थे कि अब ज्यादा देर तक बाजी रिया के हाथ में रही तो मम्मा यादाश्त खोने के साथ साथ पागल भी हो जाएंगी। इसलिए एलेक्जेंडर ने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिया, मेरे ख्याल से मम्मा को आराम करने देना चाहिए। बाकी सारी बातें हम इन्हें धीरे धीरे समझाएंगे। रोहित अब तक समझ चुका था कि अनिका रोहित के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, मगर तीनों बच्चों के साथ अनिका काफी घुल मिल गई थी। ये देखते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मेरे ख्याल से जब तक अनिका मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाती, अनिका को तीनों बच्चों के साथ ही रहने देना चाहिए। राजलक्ष्मी रोहित की पोजीशन अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका का सारा सामान और दिमाग को शांत रखने वाली सारी टैबलेट रिया के कमरे में अच्छी तरह सजा दी और रोहित से कहा, ठीक है सर, मैं डेली मैडम से मिलने आया करूंगी। आई होप मैडम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने काम पर लौट आए। अनिका, रोहित और तीनों बच्चों को बाय कहने के बाद राजलक्ष्मी कमरे से बाहर निकल गई। राजलक्ष्मी के जाने के कुछ देर बाद तक रोहित वहीं खड़े हुए अनिका और अपने बच्चों को देखता रहा। बच्चे अनिका को लेकर बिस्तर की ओर चले गए। अनिका को बिस्तर पर लेटाने के बाद आर्यन, रिया और एलेक्जेंडर अनिका के सामने फिर एक फोटो एल्बम निकाल कर बैठ गए और अनिका को एक एक तस्वीर एक्सप्लेन करने लगे। अनिका भी काफी हैरान होकर हर तस्वीर को देख रही थी और बच्चों की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक अपने परिवार को देखने के बाद रोहित कमरे से बाहर निकल गया। रोहित को आज इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि जिस अनिका को देखकर रोहित को जीने की वजह मिल रही थी, आज उसी अनिका की जिंदगी से रोहित पूरी तरह से गायब हो चुका था। मगर कम से कम रोहित को इस बात की तसल्ली थी कि अनिका बिल्कुल सुरक्षित थी और वापस अपने परिवार के साथ थी। और ये बात सोचकर रोहित कहीं न कहीं अपने आप को लकी भी महसूस कर रहा था। रिया के बेडरूम का दरवाजा पकड़कर रोहित काफी देर तक रिया के बेडरूम के बाहर ही खड़ा रहा। रोहित मन ही मन कहीं न कहीं ये भी सोच रहा था कि उसे ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए कि अनिका फिर से अपने परिवार के साथ जुड़ गई थी। किडनैप होने के बाद एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद किडनैपर अनिका के साथ ऐसा कुछ न कर दे कि अनिका वापस अपने परिवार से मिल ही न पाए। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मारवा खानदान के साथ जुड़ने का क्या मतलब हो सकता था। अनिका की पिछली जिंदगी भी काफी हद तक दुश्मनों से भरी हुई थी, मगर एक एक करके अनिका और रोहित ने सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था। फिर भी मगर कहीं न कहीं रोहित को हर बार इस बात का डर लगा रहता था कि कोई दुश्मन फिर से इतना ताकतवर न हो जाए कि रोहित के परिवार पर मुसीबत बन सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। अनिका की किडनैपिंग हुई और रोहित, जो कि देश और दुनिया में इतना पावरफुल था, वो अनिका को ढूंढ नहीं पाया। हालांकि अनिका को ढूंढने के लिए रोहित ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, मगर एक वक्त ऐसा आया जब रोहित के दिल की उम्मीदें टूटने लगी थी। अनिका को बचाने की उम्मीद काफी धुंधली होने लगी थी। अब चाहे अनिका की यादाश्त उसके साथ ना रही थी, मगर अनिका अपने तीनों बच्चों के साथ महफूज थी। ये देखकर ही रोहित की आंखों में राहत नजर आने लगी थी।
रोहित ने जब अपनी आंखें खोली तब रोहित ये देखकर चौंक गया कि रोहित के बिल्कुल सामने आयशा मारवा खड़ी थी। रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि हम अगर किसी को दिल से चाहें और वह इंसान हमें बिल्कुल अनजान और पराया समझने लगे तो दिल पर क्या गुजरती है। मगर तुम्हें इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारी नज़रों के सामने है। और प्यार में हमेशा एक बात याद रखना बेटा, हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसे प्यार करते हैं उसकी कीमत हमारी नज़रों में क्या है, ना कि हमें उसकी नज़रों में अपनी कीमत ढूंढनी चाहिए। रोहित अपनी माँ की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। तभी आयशा ने कहा, मुझे लगता है कि अनिका को अपनी पुरानी जिंदगी याद दिलवाने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजारे। मगर मेरी मानो तो कल से तुम भी अपनी रूटीन लाइफ जीना शुरू कर दो। परिवार के साथ साथ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी है तुम्हारे कंधों पर। यह भूलना मत। और अनिका को भी अब इस बात का ज़्यादा एहसास मत दिलाओ कि वो हम सबसे अलग है। उसमें कुछ कमी है, उसकी याददाश्त नहीं है। यह उसे बार बार याद दिलाने की जगह उसे अपनी रूटीन जिंदगी में वापस भेजने की कोशिश करो। बच्चों को स्कूल लाना, ले जाना, बच्चों की देखभाल करना, इन कामों में अनिका को बिजी कर दो ताकि वो किसी दिन इस रूटीन की जिंदगी से अपनी जिंदगी के साथ फिर से कनेक्शन बना ले। और तुम भी जाओ और कुछ देर आराम कर लो। अब हम सब हैं तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर अनिका का ख्याल रखेंगे। आयशा काफी दिनों से रोहित को परेशान देख रही थी। रोहित की सेहत पर भी काफी बुरा असर पड़ चुका था। रोहित की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे नजर आ रहे थे। रोहित खुद नहीं जानता था कि पिछली बार कब उसने 1 घंटे की भी नींद पूरी की थी। एक माँ होने के नाते आयशा अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी, मगर वो ये भी समझती थी कि जब तक अनिका पूरी तरह से सही सलामत नहीं हो जाती, रोहित चैन की नींद नहीं सो सकता था। खुद आयशा काफी दिनों से बेचैन थी। आयशा ने भी कई दिनों से आराम नहीं किया था। आयशा ने मन्नत मांगी थी कि उनकी बहू अगर घर से ही सलामत वापस आ जाती है तो ही वो अपने मुंह में अनाज का दाना रखेंगी। और आज काफी दिन हो गए थे, आयशा ने कुछ नहीं खाया था। आयशा की मन्नत के बारे में दादी सुहासिनी मारवा अच्छी तरह से जानती थी। रोहित को कमरे में भेजने के बाद जब आयशा अपने कमरे की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, तब वहां दादी माँ की केयरटेकर लीला हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। आयशा को खाने की थाली देते हुए लीला ने कहा, आपकी सास ने भिजवाया है ये खाना। वो आपकी मन्नत के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं और उन्होंने कहा है कि आपको ये खाना उनके कमरे में जाकर खाना होगा। वैसे तो सुहासिनी मारवा काफी जिद्दी और अड़ियल सास थी, मगर आज उनका इस तरह का रूप देखकर आयशा को कहीं न कहीं ये एहसास हो गया था कि बाहर से चाहे सुहासिनी कितनी भी कठोर नजर आए, मगर अंदर से वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। आयशा अपने हाथों में खाने की थाली लेकर अपनी सास के कमरे में चली गई। जैसे ही आयशा दादी माँ के कमरे में दाखिल हुई, दादी माँ ने आयशा को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ बैठो आयशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। दादी माँ के चेहरे की झुर्रियाँ पिछले कुछ दिनों से बढ़ने लगी थी। दादी माँ जानती थी कि अब उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे। जाने से पहले दादी माँ सिर्फ एक बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी कि रोहित अपने परिवार के साथ मारवा खानदान और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की डोर अच्छी तरह से संभाल पाए। दादी माँ के लगभग सारे सपने पूरे हो गए थे, मगर फिर अचानक ही अनिका की किडनैपिंग और अनिका की ऐसी हालत देखकर दादी माँ के मन में रोहित और रोहित के परिवार के लिए चिंताएं बढ़ने लगी थी। दादी माँ की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और मारवा परिवार को एक साथ बांध कर रखना। और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित अनिका को लेकर हमेशा टेंशन में रहेगा और उसका ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से हट जाएगा तो इसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। दादी माँ अपनी आंखें बंद होने के पहले सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का झंडा इतना ऊंचा रहे कि आने वाली सदी में भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम आसमान की बुलंदियों पर चमकता रहे। आयशा दादी माँ के बिल्कुल करीब बैठी थी। आयशा की ओर अपनी व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए दादी माँ ने आयशा से कहा, देखो आयशा, मेरे बाद इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे कंधों पर होगी और सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें अपने कंधों पर ही उठानी होगी। मैं घर के कामकाज की बात नहीं कर रही, वह तो तुम पहले से अच्छी तरह से संभाल रही हो।
मगर इतना याद रखना कि मारवा खानदान में शादी होने के बाद से लेकर आज तक मैंने हर दिन रात मारवा खानदान की भलाई और सलामती के बारे में ही सोचा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम भी इस परिवार को हमेशा बांधे रखने में ही कोशिश करो। सच कहूँ तो आज एक सास अपनी बहू से बात कर रही है और मुझे तुमसे यह बात कहने में काफी अजीब महसूस हो रहा है, मगर अब सच बात तो यह है कि इस पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं है। आयशा अपनी सास की यह बात सुनकर काफी दंग रह गई। सुहासिनी मारवा का स्वभाव काफी कड़क था और वह हमेशा ही अपनी बहू को अपनी कंट्रोल में रखना चाहती थी, मगर आज सुहासिनी मारवा ने आयशा से जो बात कही थी वह आयशा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आयशा यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि दादी माँ के मन में हमेशा से मारवा खानदान की आन बान शान को लेकर काफी फिक्र रहती थी, और वह यह भी जानती थी कि दादी माँ के लिए खानदान का रुतबा ही सबसे बड़ी चीज थी। इसलिए दादी माँ के हाथों पर अपना एक हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, पता नहीं कि आप मुझसे जो उम्मीद कर रही हैं उन उम्मीदों पर मैं खरी उतर पाऊंगी या नहीं, मगर आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि इस खानदान को बांधे रखने में अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आयशा की यह बात सुनकर दादी माँ के चेहरे पर कुछ कुछ राहत दिखाई देने लगी। दादी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए आयशा की ओर देखकर कहा, मगर इस खानदान को बांधे रखने की सबसे बड़ी कड़ी है अनिका का अतीत। दादी माँ की यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई देने लगी थी। देर रात हो चुकी थी और गुलेरिया हाउस में श्रेया अपने कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी। श्रेया की आंखें अब पहले से ज्यादा अनस्टेबल नजर आ रही थी। पिंकी बिस्तर पर लेटी गहरी नींद में सोई थी। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी अचानक नए सिरे से कैसे शुरू करे। बिना आकाश के सपोर्ट के उसे किसी भी चीज को करने की आदत नहीं थी। श्रेया अपने आप को बहुत ही बेबस और बेसहारा महसूस कर रही थी। तभी अचानक श्रेया के बेडरूम की बालकनी में एक हरकत हुई। पिंकी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी। श्रेया को जब बालकनी में हरकत होती हुई नजर आई तब सबसे पहले उसे पिंकी की फिक्र होने लगी थी। श्रेया तुरंत पिंकी के पास जाकर खड़ी हो गई। श्रेया की सांसें तेज होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के परिवार के घर पर इस तरह से कौन घुसपैठ आ सकता था। गुलेरिया हाउस की बाहर सिक्योरिटी काफी टाइट थी। आकाश की मौत के बाद वैसे भी करण गुलेरिया ने सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी थी। मयूर गुलेरिया भले ही परिवार से दूर था, मगर मयूर ने अपने आदमियों को खास इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि वो सिक्योरिटी में किसी भी तरह की ढील न बरते। मयूर भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर आकाश की मौत किसी की साजिश का हिस्सा था तो दुश्मन जरूर गुलेरिया परिवार पर फिर से वार कर सकता था। बेडरूम और बालकनी को अलग करती बड़ी सी फ्रेंच विंडो पर सफेद रंग के बड़े ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे हुए थे। भले ही अंदर खड़ी श्रेया को बालकनी पूरी तरह से साफ साफ नहीं नजर आ रही थी, मगर ट्रांसपेरेंट पर्दों की वजह से श्रेया को बालकनी में कुछ हरकत होती हुई नजर आने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए श्रेया धीरे धीरे बालकनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे श्रेया पर्दों के पास जाती गई, श्रेया की आंखों के सामने नजर आ रही धुंधली धुंधली तस्वीर कुछ कुछ साफ होने लगी थी। श्रेया को पता चलने लगा था कि बालकनी की रेलिंग के पास कोई खड़ा था। जैसे ही श्रेया को इस बात का एहसास हुआ, श्रेया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। श्रेया के मन में घबराहट बढ़ने लगी थी और चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा था। श्रेया के माथे से पसीना बहने लगा था। श्रेया को इस वक्त सिर्फ एक बात की चिंता थी कि किसी भी तरह से वो अपनी बच्ची पिंकी को दुश्मनों से बचाना चाहती थी। श्रेया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आकाश की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था तो जरूर दुश्मन आकाश के वारिस को भी खत्म करने के लिए वापस हमला जरूर करेंगे। श्रेया ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया। उसे अपने होने वाले बच्चे की भी काफी चिंता हो रही थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सबसे पहले घर की सिक्योरिटी को अलार्म भेजना चाहिए या दुश्मन हमला करे इससे पहले दुश्मन पर हमला करके खतरे को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सॉलिड सिक्योरिटी होने के बावजूद दुश्मन घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ था। और तो और वो श्रेया के बेडरूम की बालकनी तक पहुंच गया था, मगर किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी थी। पर्दे के उस पार जो कोई भी था वह बड़ी ही शांति से बिना हिले डुले खड़ा था। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे के उस पार से कोई उसे देख रहा था, मगर श्रेया को बालकनी में खड़े शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
जब श्रेया ने धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर आगे बढ़ाए, तब श्रेया को यह एहसास होने लगा कि सफेद ट्रांसपेरेंट पर्दों से जो इंसान बालकनी में खड़ा नजर आ रहा था, उसने भी सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। चेहरा अभी भी साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर अब श्रेया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर दुश्मन श्रेया और उसके बच्चों पर हमला करने आया था, तो फिर वह बालकनी में इस तरह से रुक क्यों गया था। श्रेया की सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। श्रेया अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मसलते हुए धीरे धीरे अपने पांव बालकनी की ओर आगे बढ़ाने लगी। फिर कांपते हुए हाथों से श्रेया ने धीरे धीरे सफेद ट्रांसपेरेंट पर्दों को एक तरफ सरका दिया। अब स्लाइडिंग विंडो से श्रेया को साफ नजर आ रहा था कि बालकनी में कोई शख्स श्रेया की ओर पीठ करके खड़ा था। अपनी जगह पर खड़ी श्रेया के पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। श्रेया का कमरा गुलेरिया हाउस के 4th फ्लोर पर बना था। श्रेया की समझ नहीं आ रहा था कि बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बाद अगर कोई कमरे में दाखिल नहीं हुआ था तो वो बालकनी तक कैसे पहुंचा था, और अगर वो शख्स बाहर से आया था तो फिर 4th फ्लोर की बालकनी तक आखिर पहुंचा कैसे। श्रेया ने अचानक ही एक लंबी सांस अपने अंदर खींची और हिम्मत करके हुए श्रेया ने स्लाइडिंग विंडो एक तरफ सरकाई। अपना एक पांव बालकनी में रखने के बाद श्रेया ने जब अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसे लगा कि जैसे श्रेया उस इंसान को जानती थी। धीरे धीरे बालकनी में खड़ा इंसान श्रेया की ओर मुड़ने लगा। जैसे जैसे वो इंसान श्रेया की ओर मुड़ रहा था, श्रेया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। वह इंसान जब पूरी तरह से श्रेया के सामने मुड़ा और उसने अपना चेहरा श्रेया को दिखाया, तब अचानक श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। श्रेया की आंखों में जो चमक खो चुकी थी, वो चमक लौट आई थी। श्रेया ने उस इंसान को देखकर अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लिया और श्रेया का मुंह खुला का खुला रह गया। श्रेया के सामने इस वक्त जो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद आकाश था। आकाश को देखती ही श्रेया दौड़कर आकाश के पास गई और आकाश के सीने से लिपट गई। श्रेया इतनी जोर से आकाश से लिपटी थी कि आकाश का बैलेंस बिगड़ा और आकाश ने तुरंत रेलिंग का सहारा लेते हुए श्रेया से कहा, अरे अरे क्या कर रही हो, इतनी जोर से लिपट गई, अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो मैं मर ही जाता। आकाश की ये बात सुनती ही श्रेया ने आकाश के मुंह पर अपना एक हाथ रख लिया। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आकाश काफी देर तक हैरानी से श्रेया को देखता रहा। फिर अपनी उंगलियों से श्रेया के आंसू पोंछते हुए आकाश ने श्रेया से कहा, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो तुम। जोर जोर से सिसकियां लेते हुए श्रेया ने आकाश को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और आकाश के सीने पर अपना सर रखकर जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। आकाश ने श्रेया के सिर पर हाथ रखा और कहा, अरे क्या हुआ है तुम्हें, एक तो इतने दिनों बाद मिली हो और फिर इतना रो रही हो, क्या मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं। जैसे ही आकाश ने यह बात कही, श्रेया ने सिसकियां लेते हुए आकाश से कहा, आकाश मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। आकाश बड़े ही प्यार से श्रेया के सिर पर हाथ फेर रहा था। श्रेया की इस बात का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, सपने तो सपने होते हैं, जब नींद लगी तब आ गए और जब आंख खुली तब गायब। दरअसल सपने और जिंदगी में भी कोई अंतर ज्यादा नहीं है। और फिर ये कहना अभी तो बहुत मुश्किल है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो सचमुच जिंदगी है या हम भी किसी सोते हुए इंसान के सपने का हिस्सा हैं। आकाश की यह बात सुनने के बाद श्रेया की सिसकियां थोड़ी कम होने लगी थी। श्रेया ने आकाश को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। श्रेया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर आकाश के चेहरे की ओर देखा। आकाश पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा था। आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो बड़े ही प्यार से श्रेया को देख रहा था। श्रेया ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आकाश से पूछा, आकाश क्या तुम जानती हो, सब लोग यही कह रहे थे कि तुम मर चुके हो, यहाँ तक कि पापा ने भी मुझसे यही कहा। और आकाश मुझे माफ करना, मगर मैंने भी सबकी बात सच मान ली थी। श्रेया की बात पूरी होने के बाद भी आकाश चुपचाप श्रेया को देखता रहा। श्रेया ने फिर से आकाश के सीने पर अपना सिर रखकर कहा, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना मेरी इस बात का, मुझे माफ कर देना। मगर मैं क्या करती, लोगों की बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। आकाश चुपचाप श्रेया की सारी बातें सुनते हुए श्रेया के माथे पर प्यार से हाथ फेरता रहा। कुछ देर तक जब आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया, तब श्रेया ने आकाश से कहा, चलो आकाश, अभी के अभी हम घर वालों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो लोग जो सोच रहे थे सब गलत है। तुम यही हो, तुम यही कहीं हो, तुम कहीं नहीं गए। यह कहने के बाद श्रेया ने अपना सर आकाश के सीने से अलग किया और आकाश का हाथ पकड़कर
उसे कमरे की ओर ले जाने लगी। तभी अचानक आकाश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए श्रेया से कहा, अरे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे जी भरकर अपनी श्रेया को देख तो लेने दो। देखो तो सही कि मेरी मौत की खबर सुनने के बाद तुम्हें कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं। आकाश की यह बात सुनते ही श्रेया तेजी से दौड़कर आकाश के पास गई और उससे फिर से लिपट गई। श्रेया ने बड़ी ही डरी और सहमी हुई आवाज में आकाश से कहा, तुम देख तो रहे हो मेरी हालत। मैं तो ये भी भूल चुकी थी कि मैं जिंदा हूँ, और सच कहूँ तो तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद मैं भी अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी। जिस जिंदगी में तुम नहीं, उस जिंदगी का मैं क्या करती। मगर फिर मुझे पिंकी के बारे में ख्याल आया। अगर हम दोनों ही उसकी जिंदगी में नहीं रहे तो उसकी क्या हालत होगी। यह सोचकर मैंने अपने आप को रोक लिया। और आकाश, हमारा होने वाला बच्चा तो अभी भी मेरे पेट में है। तुमसे सच कहूँ तो मैंने तो सोच लिया था कि एक बार उसे जन्म दे दूं और पिंकी को इतना काबिल बना दूं कि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सके। उसके बाद मैं भी अपनी जिंदगी को खत्म करके तुम्हारे पास चली आऊंगी। मगर देखो, अच्छा हुआ ना, मैंने ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाया। पता चला कि मैं तो ऊपर पहुंच गई, मगर तुम यहीं थे। श्रेया की सांसें काफी तेज हो गई थी। आकाश ने श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आज के बाद जहां तुम रहोगी वहीं मैं रहूंगा, क्योंकि अब हम दोनों की जिंदगियां एक हो चुकी हैं। आकाश की बात श्रेया की समझ में नहीं आ रही थी। श्रेया हैरान होकर आकाश को बस देखती रही। आकाश में आज कुछ तो अजीब बात लग रही थी श्रेया को। आकाश के चेहरे की चमक पहले से कई ज्यादा हो गई थी। आकाश के बात करने का तरीका भी काफी बदल गया था, मगर श्रेया का ध्यान फिलहाल इन सब बातों पर नहीं था। श्रेया बस इसी बात से खुश थी कि आकाश लौट आया था। श्रेया की सांसों में अब एक अजीब महक आने लगी थी। ये महक आकाश की थी। आकाश के शरीर की महक अब धीरे धीरे श्रेया की सांसों में बसने लगी थी। श्रेया भी बड़े सुकून से आकाश के सीने पर अपना सिर रखकर आंखें बंद करके सोई थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया आकाश के दिल की धड़कनें सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद अपना सर हल्का सा उठाकर श्रेया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे तुम्हारी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही है। इस बात पर मुस्कुराते हुए आकाश ने कहा, कहाँ से सुनाई देगी, मेरा दिल तुम्हारे पास है। आकाश की बात सुनते ही श्रेया ने बड़े ही प्यार से आकाश के सीने पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में ऐसी सारी बातें किया करते थे तुम, और ये सब बोल बोल कर ही तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया था। अब आज इतने सालों बाद इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो? आकाश ने श्रेया को गले से लगाते हुए कहा, शायद दुनियादारी के चक्कर में, बिजनेस की प्रेशर में मैं तुमसे ये सारी बातें करना ही भूल गया था। मगर अब मौका मिला है, अब जिंदगी भर तुम्हें बस प्यार करता रहूंगा। ना कोई बिजनेस, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, बस मैं और तुम और जिंदगी भर का प्यार। आकाश की यह बात सुनते ही श्रेया के चेहरे पर अचानक ही काफी टेंशन नजर आने लगा। श्रेया ने बड़े ही प्यारे अंदाज में आकाश की ओर देखकर कहा, अरे नहीं, प्यार तो हम करते हैं और करते रहेंगे, मगर ऑफिस में तुम्हारे ना होने की वजह से काफी गड़बड़ हो गई है। तुम जाकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री संभाल लो। पापा भी काफी टेंशन में हैं। वो तो खुद प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन संभालने के लिए तैयार हो गए थे, मगर मैंने उन्हें मना कर लिया। सिद्धार्थ भैया भी तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए तैयार थे, मगर मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने उन्हें रोक लिया। श्रेया ने इसके बाद हंसते हुए आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी पापा से और सिद्धार्थ भैया से कहा कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की अगली प्रेसिडेंट मैं बनूंगी। श्रेया तो इस बात पर हंस रही थी, मगर आकाश ने बड़ी ही सीरियसली कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया की ओर देखकर कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है कि अब से कंपनी की प्रेसिडेंट तुम्हें ही बनना चाहिए। चलो आज से मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर डालता हूँ। श्रेया आकाश की बात सुनकर हैरानी से आकाश को देखने लगी। वहाँ बेडरूम में बिस्तर पर सोई पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी के कानों पर एक आवाज पड़ रही थी। जब पिंकी ने देखा कि कमरे में श्रेया कहीं नजर नहीं आ रही थी, तब पिंकी को एहसास हुआ कि शायद बालकनी में कोई बातें कर रहा था। पिंकी धीरे से अपने बिस्तर से उठी और बालकनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। पिंकी कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर पिंकी को ये एहसास हो रहा था कि श्रेया किसी के साथ बालकनी में खड़ी होकर बातें कर रही थी। पिंकी काफी हैरान हो गई।
पिंकी की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को श्रेया बालकनी में किसके साथ बातें कर रही थी। अक्सर श्रेया कभी किसी के साथ कॉल पर बातें नहीं करती थी और स्पेशली श्रेया की इस वक्त जो हालत थी, पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक इतनी हंस हंस कर किसके साथ बातें कर रही थी। पिंकी धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की ओर आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही पिंकी बालकनी की विंडो के पास पहुंची, आकाश के सीने पर सर रखकर लेटी श्रेया की नजरें पिंकी पर गई। पिंकी को देखते ही श्रेया के चेहरे की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। पिंकी की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाकर श्रेया ने कहा, पिंकी मेरी बच्ची, देखो कौन आया है। जब श्रेया ने देखा कि पिंकी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रही थी, तो श्रेया दौड़कर पिंकी के पास गई और पिंकी को अपने गले से लगा लिया। पिंकी के गालों पर, पिंकी के माथों पर बार बार चुमती हुई श्रेया ने कहा, देखो हम तो कितना डर गए थे, तुम भी अच्छी खबर लेना अपने पापा की, उनसे बराबर जवाब मांगना कि कहाँ गायब हो गए थे, जरा हमें बताओ। यहाँ हम उनके लिए इतने परेशान हो रहे थे और ये देखो कितनी आराम से यहाँ पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। श्रेया लगातार पिंकी को चुमती रही। तभी श्रेया को एहसास हुआ कि पिंकी की सांसें काफी तेज होने लगी थी। श्रेया ने जब बड़े ध्यान से पिंकी को देखा तो पिंकी काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। पिंकी की आंखें फटे की फटी रह गई थी और वो श्रेया की ओर देखकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। हालांकि पिंकी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि मैच्योर कही जा सके, मगर अब पिंकी इतनी छोटी भी नहीं थी कि वो दूसरों का दर्द समझ न सके। पिंकी को इस तरह देखकर श्रेया ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो पापा लौट आए हैं। मुझे लगा ही था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर देखो सब लोगों ने मिलकर हमें कितना बड़ा बेवकूफ बनाया और हम दोनों माँ बेटी बुद्धू की तरह फूट फूट कर रोने भी लगे। मगर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पापा लौट आए हैं। पिंकी के चेहरे की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे। पिंकी ने अपने दोनों हाथ श्रेया के गाल पर रखकर कहा, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हो मम्मा? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। पिंकी के चेहरे पर घबराहट और हैरानी देखकर श्रेया ने कहा, अरे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, देखो पापा लौट आए हैं। अब हम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, और छोटे राजकुमार तुम भी सुन लो, अब तुम्हारे पापा लौट आए हैं, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराती हुई श्रेया ने पिंकी की ओर देखकर कहा, देखना मुझे यकीन है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटा हुआ तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अच्छा पिंकी मुझे बताओ कि तुम्हें भाई चाहिए या बहन? पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पिंकी की सांसें भी तेज हो रही थी। पिंकी को जवाब न देता हुआ देखने के बाद श्रेया वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बालकनी की रेलिंग की ओर मुड़कर कहने लगी, अच्छा आकाश तुम बताओ तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? सामने खड़े आकाश ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, देखो मुझे भी लगता है इस बार बेटा ही होगा। वैसे भी मेरे पास प्यार करने के लिए दो दो गुड़िया तो है ही, अब एक बदमाश भी आ जाए तो जरा जिंदगी में बैलेंस बन जाए। आकाश की बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी और पिंकी की ओर देखकर कहने लगी, देखा तुम्हारे पापा को भी बेटा चाहिए, अब तुम भी जवाब दे दो, तुम्हें भाई चाहिए या बहन? क्योंकि हम दोनों के वोट से ज्यादा बड़ा वोट है तुम्हारा। श्रेया ने जैसे ही ये बात पिंकी से पूछी, पिंकी ने अपना एक हाथ अपने मुंह पर रखा और वो जोर जोर से रोते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पिंकी की रोने की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पिंकी को इतना रोता हुआ देखकर श्रेया काफी हैरान हो गई थी। श्रेया भी पिंकी के बिल्कुल बगल में घुटनों के बल बैठकर कहने लगी, अरे क्या हुआ पिंकी, तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे मैं जानती हूँ कि हम दोनों कितनी मुश्किल सिचुएशन से गुजरे हैं, मगर अब तो हमारे दुखों का अंत आ गया है। जो बुरा सपना हमने देखा था वो टूट चुका है और पापा हमारी नजरों के सामने हैं। अब खुश होने के बजाय तुम इतना रो क्यों रही हो? रोते हुए सिसकियां लेते हुए पिंकी ने धीरे धीरे अपना सिर ऊंचा किया और फिर अपनी माँ के दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए रोती हुई पिंकी से कहा, मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए हैं, वह अब कभी वापस नहीं आने वाले। पिंकी को ऐसी बात करते हुए सुनकर श्रेया के चेहरे से अचानक ही रंग उड़ गया। श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया ने कब अपना हाथ उठाया और कब पिंकी के गालों पर उसने थप्पड़ जड़ दिया, ये श्रेया भी नहीं जानती थी। थप्पड़ पड़ने के बावजूद रोती बिलखती पिंकी अपनी माँ के गालों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरती रही। श्रेया ने पिंकी के हाथों को झटकते हुए कहा,
तुम क्या कह रही हो पिंकी? तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों के सामने खड़े हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? पिंकी के रोने की आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रोती हुई सिसकियां लेते हुए पिंकी ने अपनी माँ से कहा, मम्मा प्लीज होश में आ जाओ मम्मा, पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। पापा मर चुके हैं मम्मा, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक। पिंकी की यह बात सुनते ही श्रेया ने पिंकी का एक हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे बालकनी की रेलिंग की ओर घुमाते हुए कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम पिंकी? तुम्हारे पापा यहाँ सामने खड़े हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं क्या? श्रेया की ये बात सुनने के बाद पिंकी और भी जोर जोर से रोने लगी और रोती हुई आवाज में श्रेया से कहने लगी, नहीं मम्मा, मुझे पापा नहीं नजर आ रहे हैं। जैसे ही श्रेया ने पिंकी की बात सुनी, श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। श्रेया धीरे धीरे अपने सामने खड़े आकाश को देखने लगी। आकाश भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जमीन पर घुटनों के बल बैठी पिंकी जोर जोर से रो रही थी। पिंकी को अपनी माँ की इस हालत से काफी ज्यादा घबराहट और डर महसूस हो रहा था। पिंकी जान चुकी थी कि उसकी मम्मा अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रही थी। नन्हे से पिंकी जान चुकी थी कि श्रेया अब आकाश को हेलुसिनेट कर रही थी। श्रेया को आकाश नजर आ रहा था। आकाश दुनिया छोड़कर जा चुका था, मगर श्रेया की दुनिया से आकाश का निकलना नामुमकिन था। श्रेया काफी देर तक फटी हुई आंखों से आकाश को मुस्कुराता हुआ देखती रही। आकाश धीरे धीरे अपने हाथ खोलकर पिंकी और श्रेया के करीब आता गया। श्रेया फटी हुई आंखों से बस आकाश को देखती रही। तभी आकाश ने अपना एक हाथ पिंकी के सर पर रखा। श्रेया ने देखा कि पिंकी का कोई रिएक्शन नहीं था। पिंकी लगातार रोई जा रही थी। आकाश ने मुस्कुराकर श्रेया की ओर देखा और कहा, देखो श्रेया, इस वक्त किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आ चुका हूँ। यूँ समझ लो कि मैं वेकेशन मोड पर हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, अब जिंदगी भर हम दोनों सिर्फ प्यार करेंगे। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना कोई टेंशन, ना काम की चिंता। मैंने अभी अभी तुमसे कहा ना कि मेरी सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हें अपने कंधों पर लेनी होगी। पिंकी की जिम्मेदारी, हमारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी और इस परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हें अपने कंधों पर उठानी होगी। तुम घबराना मत। जब भी तुम्हें डर लगे, तुम्हें घबराहट हो, तुम मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें सलाह दे दूंगा। यह कहने के बाद आकाश ने बड़े ही प्यार से श्रेया के गले में अपनी दोनों बाहें डाली और कहा, आज की बात तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यूँ समझ लो कि आज की बात तुम आकाश हो और आकाश ही श्रेया है। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, इसलिए हमारी ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हें ना तो इस दुनिया की चिंता करने की जरूरत है और ना ही किसी से डरने की। हमारे बच्चों का भविष्य हम दोनों के हाथों में है और हम दोनों मिलकर जिम्मेदारियां निभाएंगे। हाँ, अभी कुछ दिनों तक तुम किसी से कुछ नहीं कह सकती कि मैं वापस आ चुका हूँ, वरना तुम तो जानती हो ये लोग मुझे जबरदस्ती फिर से काम पर बिठा देंगे और फिर वही टेंशन, वही सब जिम्मेदारियां। और इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इस बार आया हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करूंगा। आकाश ने बड़े ही प्यार से श्रेया के गालों को चूमते हुए कहा, और तुम भी मुझे कहीं जाने मत देना। श्रेया अभी भी फटी हुई आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश की गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए श्रेया ने कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। अपनी माँ को अभी भी अकेले अकेले बात करते हुए देखकर पिंकी का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया था। पिंकी की रोने की आवाज इतनी बढ़ गई थी कि पूरे गुलेरिया हाउस में सभी के कानों पर पिंकी की आवाज पड़ चुकी थी। धीरे धीरे घर के सभी मेंबर्स अपने अपने बेडरूम से जाकर बाहर निकलने लगे थे। गुलेरिया हाउस रात के वक्त बिल्कुल शांत था, इसलिए पिंकी की रोने की आवाज पूरे गुलेरिया मेंशन में गूंजने लगी थी। तभी अचानक श्रेया के बेडरूम पर कोई दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर तक जब श्रेया न पिंकी ने दरवाजा खोला तो दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ती गई और दरवाजे के बाहर से करण गुलेरिया की आवाज पिंकी और श्रेया के कानों पर पड़ी। करण दरवाजा खटखटाते हुए कह रहे थे, दरवाजा खोलो पिंकी बेटा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। पिंकी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वहीं श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। ना तो उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही उसे करण की आवाज सुनाई दे रही थी। बस वह पिंकी की ओर देखकर काफी हैरान नजर आ रही थी। श्रेया को इस बात को लेकर हैरानी हो रही थी कि अपने पापा को अपने सामने देखने के बावजूद पिंकी रो क्यों रही थी।
श्रेया बार बार पिंकी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। पिंकी और श्रेया ने जो बुरा सपना देखा था वह खत्म हो चुका है और पिंकी के पापा वापस लौट चुके हैं। मगर जैसे जैसे श्रेया की बातें पिंकी के कानों पर पड़ रही थी, पिंकी की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। रोती हुई पिंकी ने अपने आप को संभाला और अपनी जगह से खड़े होते हुए दौड़कर वह बेडरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही जब पिंकी ने करण को अपने सामने देखा तो पिंकी जोर से करण से लिपट गई और फिर से जोर जोर से रोने लगी। पिंकी को प्यार से सहलाते हुए करण ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? श्रेया ठीक तो है ना? करण घुटनों के बल बैठकर पिंकी की आंखों से आंसू पोंछने लगे। पिंकी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा घबराहट नजर आ रही थी। करण ने पिंकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हारी मम्मा ठीक है? पिंकी ने करण का ये सवाल सुनने के बाद अपनी सिसकियों को कुछ कुछ कंट्रोल किया और करण की ओर देखा। पिंकी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिंकी ने धीरे से करण की ओर देखकर नाम में अपना सिर हिला दिया। पिंकी का इस तरह का रिएक्शन देखकर करण हैरान रह गए।